नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर, जो डॉक्टर सतीश त्यागी जी की लिखी हुई एक बहुत बेहतरीन किताब है। इसके माध्यम से हम पंजाब के इतिहास में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की थी अंग्रेजी राज में पंजाब काउंसिल की स्थापना के बारे में। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, फिर हम बात करने में, ताकि मजा आएगा जो नए साथी हैं उनको भी। काउंसिल की स्थापना 1897 में पंजाब में हो गई थी। इसको काउंसिल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब कहा गया। सर विलियम मैकवर्थ यंग इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। यंग साहब जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने से पहले 1879 से 1895 तक पंजाब के फाइनेंस कमिश्नर रह चुके थे, और उनकी ये काउंसिल जो थी वो 1909 तक रही। और इस दौरान यंग समेत कुल चार जो लोग थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर आसीन रहे, भारतीय नहीं थे वो। और काउंसिल के 12 वर्षों के कार्यकाल में 41 सदस्यों ने भागीदारी की, जिनमें से 17 भारतीय होते थे। पंजाब के मशहूर उद्योगपति हरकिशन लाल गाबा काउंसिल के पहले हिंदू सदस्य बने थे। गाबा जी की कहानी इतनी शानदार है दोस्तों कि आप जब जानेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। मुझे अवसर मिला तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ब्रिटेन में 1906 के चुनाव के बाद लिबरल पार्टी की सरकार बनी थी। भारत में सुधारों का नया दौर शुरू हुआ था, और लिबरल पार्टी की ब्रिटिश सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मार्लियामेंटो रिफॉर्म नाम से भी जाना जाता है, उसके जरिए भारत में वैधानिक एवं प्रशासनिक तंत्र में अहम बदलाव किए थे। लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय और जॉन मॉर्ले ब्रिटेन में भारत के मामलों के मंत्री होते थे। जब लॉर्ड मिंटो भारत में गवर्नर बने तब समूचा भारत राजनीतिक अशांति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मिंटो ने खुद लिखा है कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे राजनीतिक अशांति का गुबार छुपा हुआ है। उनमें से बहुत कुछ नितांत न्यायोचित होता था। 25 मई को यह विधेयक पारित हुआ और 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद इसको लागू कर दिया गया। इस एक्ट के तहत केंद्रीय और प्रांत विधान मंडलों के आकार और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी की गई, लेकिन ज्यादातर प्रतिनिधियों का चुनाव अब भी अप्रत्यक्ष रूप से होता था। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया, और वो मांग के अनुसार नहीं था। एक्ट में सदस्यों को प्रस्ताव रखने और सवाल पूछने का भी अधिकार दिया गया। इस सब के बावजूद काउंसिल को व्यवहारिक रूप से कोई अधिकार नहीं होता था। इसके बाद भी बदलाव की मांग भारतीय कांग्रेस की तरफ से, दूसरे नेताओं की तरफ से चलती रही। और उधर जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म था, उसका असली जो मकसद था वो राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालने का था। एक जो मकसद था उनका, उसको पूरा करने के लिए मुस्लिम जो समुदाय था उसके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था अंग्रेजों ने की, जो आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बन गई। कांग्रेस ने इन सुधारों का पुरजोर तरीके से विरोध किया, जबकि जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्होंने इसका समर्थन किया। वायसराय मिंटो ने खुद लिखा कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष को बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। 1909 में इस एक्ट के तहत पहली बार काउंसिल में भारतीयों को चुनाव के माध्यम से जगह दिए जाने को प्रभावी तरीके से मान्यता दी गई। काउंसिल में इससे पहले कुछ भारतीयों को जगह दी गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए वो सारे लोग होते थे। इस एक्ट के जरिए पहली बार चुनाव के सिद्धांत को मान्यता अंग्रेजों ने दी थी, और संसदीय तंत्र के लिए जमीनी स्तर पर शुरुआत हुई। शुरुआत हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के तहत ही मुसलमानों को अलग मतदान का अधिकार देकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया था। अलग मतदान का, पृथक मतदान का अर्थ ये था कि अब मुसलमान अपने समुदाय के प्रत्याशी को ही चुन सकेंगे। साथ ही काउंसिल में उनके लिए संख्या के आधार पर सीटें भी आरक्षित अंग्रेजों ने कर दी थी। मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के तहत ही व्हाइट हॉल परिषद में 2 भारतीयों, जिसमें एक मुसलमान सैयद हुसैन बिलग्रामी और हिंदू जो थे सर कृष्ण गोविंद गुप्ता को उन्होंने नियुक्त भी कर दिया था। इन्हीं सैयद बिलग्रामी ने मुस्लिम लीग की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मार्ले ने 1909 में नए चाहते हुए वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बतौर सदस्य नियुक्त कर दिया था। इस तरह से 3 लोग भारतीय थे जिनको सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता तंत्र में प्रवेश करने का मौका उस दौरान मिला था।
अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में दूसरी काउंसिल का जो कार्यकाल था वो जनवरी 1910 से दिसंबर 1912 तक रहा और इस बीच सर लुइस विलियम डेन इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। इस दूसरी काउंसिल में कुल 32 सदस्य रहे जिसमें से 13 भारतीय होते थे। तीसरी काउंसिल का कार्यकाल जनवरी 1913 से 1916 तक रहा और इन 3 सालों में दूसरी काउंसिल में जो एलजी रहे डेन, उन्होंने प्रारंभ के 4 महीनों में और शेष समय में सर माइकल फ्रांसिस ओडवायर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। अगर तीसरी काउंसिल की आप बात करें उसमें हरियाणा क्षेत्र को आप जानना चाहें तो हरियाणा के लिहाज से सबसे अहम बात ये रही कि काउंसिल में पहली बार हरियाणा को प्रतिनिधित्व मिला था। हरियाणा के 2 लोग काउंसिल में शामिल किए गए थे और ये 2 जो महानुभाव थे वो थे चौधरी लालचंद फोगाट। ये लालचंद फोगाट जी भालोट गांव में से थे और इन्होंने डीएलएफ की स्थापना भी आगे चलकर की। लाला जवाहरलाल भार्गव जी होते थे हिसार से। इस समय तक काउंसिल में वे ही लोग शामिल किए जाते थे जिनका ब्रिटिश सरकार में काफी दखल रहता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर की चौथी काउंसिल जून 1916 से अप्रैल 1920 तक प्रभावी रही और अप्रैल 1919 तक ओडवायर जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर रहे और 6 महीने सर एडवर्ड डगलस मोगलोगन ने बतौर एलजी पदभार संभाला। अब अगर आप ओडवायर को वही समझ रहे हैं जिनके कार्यकाल में अमृतसर का जलियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड हुआ था, तो ये वही थे। ओडवायर 7 सालों तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे और इस चौथी काउंसिल में कुल 44 सदस्य रहे जिसमें से 19 जो थे वो भारतीय थे या पंजाब के आप जिनको कहा जा सकता है। मियां फजले हुसैन भी इस काउंसिल के सदस्य बने जिन्होंने आगे चलकर 1923 में चौधरी छोटूराम के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इतिहास के इस कालखंड में एक भीषण हादसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आया। जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक समूचा विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग में झुलसता रहा। भारत ने युद्ध में अपने ब्रिटिश शासकों के साथ एकजुटता दिखाई और साथ ही स्वशासन के लिए भी कोशिशें तेज कर दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सरकार व शासन में अधिक साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की कोशिशें शुरू की और इसका नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 1919 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 लाया गया। इस एक्ट में तत्कालीन जो भारत के मंत्री थे मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा जो प्रस्तावित सुधार संबंधी सुझाव थे उनको शामिल करके भारतीयों को संतुष्ट करने की कोशिश अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटेन की जो सत्ता थी उसने की थी और इस एक्ट के तहत दिसंबर 1920 में चुनाव हुए। 8 जनवरी 1921 को पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी और ये काउंसिल 27 अक्टूबर 1923 तक प्रभावी रही। इन चुनाव में बेहद सीमित संख्या में मतदान होता था। मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे। कुछ खास लोगों को ही वोट डालने का अधिकार होता था जो या तो माल काफी भरते थे या अंग्रेजों के बहुत नजदीकी होते थे और अंग्रेज परस्त होते थे। पूर्व सैनिकों को भी मतदान का अधिकार था। बड़े लगानदाता मतदान कर सकते थे। कांग्रेस ने इन चुनावों का बहिष्कार किया। 1921 तक पंजाब में किसी राजनीतिक दल का अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए जो लोग भी चुने गए वो इंडिपेंडेंट चुने गए। 1921 में निर्वाचित लोग ही निश्चित ही ब्रिटिश जो ताज था उसके प्रति आप कह सकते हैं कि उनके खासम खास लोग थे। अंग्रेजों ने हरियाणा में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए अपने वफादारों को अमन सभा और हरियाणा राजभक्त सभा और राजा प्रजा हितकारी सभा सरीखे संगठनों का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया। कांग्रेस ने वफादारों को जो उनकी हार को सुनिश्चित करने का काम किया, उनकी जनसभाओं का बहिष्कार किया और इस काउंसिल का कार्यभार 3 सालों का था जिसकी समाप्ति पर 1923 में दोबारा से चुनाव हुए और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने स्वराज पार्टी के रूप में चुनाव में हिस्सा लिया। दूसरी बड़ी पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी जो इस चुनावी मैदान में कूदी। कुछ अन्य दलों ने भी इस चुनाव में शिरकत की और इस तरीके से तीसरी काउंसिल के लिए 1926 में और चौथी काउंसिल के लिए 1930 में चुनाव हुए। चौथी काउंसिल नवंबर 1936 तक फिर प्रभावी रही। आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा ज्यादा जवाबदेह और ब्रिटिश प्रभुसत्ता की पुरजोर मांग इस दौरान उठने लगी। ब्रिटिश सरकार ने दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रस्तुत किया और इसके तहत 1937 में फिर से चुनाव हुए। अब जो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जगह पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात पंजाब विधानसभा ने उसकी जगह ले ली। चुनाव के बाद पहली जो विधानसभा है वो अप्रैल 1937 में गठित हुई
और मार्च 1945 तक वो चलती रही। दूसरे वर्ल्ड वार के बीच में चुनाव नहीं हो पाए और देश की आजादी से पहले जो अंतिम चुनाव हुए थे वो फरवरी 1946 में हुए। 1946 में चुने हुए जनप्रतिनिधियों में ही संविधान सभा के सदस्य चुने गए और अंतरिम लोकसभा का गठन हुआ। पंजाब काउंसिल के 1920 से 1946 तक के चुनावी इतिहास को भी हम कल इस दृष्टि में जानने की कोशिश करेंगे कि उस दौरान कौन कौन महत्वपूर्ण लोग चुने गए। आज ये एक इतिहास की जहां तक हम पहुंचे हैं दोस्तों, और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर नाम से बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि वीडियो पुराने नहीं मिल रहे। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर नाम की एक प्ले लिस्ट है, उसमें सारे वीडियो पुराने मिल जाएंगे, आप उनको वहां पर जाकर देख सकते हैं। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।